हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीआईसी मेंस के लिए लगातार मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम मीन फ्री पाथ को डिस्कस करेंगे। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर आए हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। एक बात और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इनके पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखो भाई, अलग से मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, ये कोर्स की वीडियो है। कोर्स के जो वीडियो रिकॉर्ड होते हैं उनमें से कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं तो वो वीडियो हैं ये, तो इनके अलग से कोई पीडीएफ वगैरह नहीं है। ये आप देख लीजिए, चाहो तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वही आपके लिए किसका काम करेंगे, नोट्स का काम करेंगे। जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक वीडियोस पहुंच जाते हैं। एक जरूरी बात, 12 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की जीआईसी मेंस का। आज 8 अगस्त हो गई है, तो अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म जल्दी से फिल कर देना। उसके अलावा फिजिक्स के लिए कोर्स और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दोनों चल रहे हैं, आपको पता होगा। अगर जिन्हें ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि इतने से दिनों में क्या हो जाएगा। इतने से दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। आपको टाइमिंग देना है, आपको टाइम आपको देना है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी जॉब में हैं, कहीं जॉब में जा रहे हैं, तो यार देखो, एग्जाम बहुत सर पे है, आपके पास में है, तो कुछ दिनों के लिए तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी जॉब से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जस्टिफाई करेंगे अपने एग्जाम के साथ। और आप ये सोच रहे हैं कि दोनों दो अलग अलग नावों में पैर रख के चलेंगे, जॉब भी संभालेंगे और वो भी करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, है ना। तो प्रिपरेशन जो है वो अपनी चालू रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, वो बात की बातें हैं। अभी तक कोई इसका इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। तो अभी तक तो एग्जाम जो है वो 30 अगस्त को ही है। तो अगर कहीं किसी ग्रुप में चल रहा है कि पोस्टपोन कराना है नहीं कराना है, तो उन बातों में नहीं जाना है। अभी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन 30 अगस्त के अकॉर्डिंग ही करिएगा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्मूला आता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी चीजें भी इसके अंदर जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी लिखने में टाइम हमारा ना जाए तो उसको मैंने पहले से लिखा हुआ है। जो भी मैं बोलूंगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर कॉलिजन, क्योंकि जब हम मीन फ्री पाथ की बात करेंगे तो सारी कहानी कहाँ से शुरू होगी, टक्करों से, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में टक्कर कैसे होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइनाइट साइज के होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फाइनाइट साइज के होते हैं और रैंडम मोशन करते हैं। और ये जो रैंडम मोशन है कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी पॉसिबल वेलोसिटी के साथ। मतलब जो भी उसके पास पॉसिबल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा सकता है किसी भी पॉसिबल वेलोसिटी के साथ। अब अगर वो किसी डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं एक भी मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो संभव सी बात है, सीधी सी बात है कि उनके बीच में टक्कर भी होगी, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन मतलब दो लगातार टक्करों के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो मोशन करते हैं। और वो जो स्ट्रेट लाइन यानी कि वो जो पाथ पकड़ते हैं, जो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री पाथ। हालांकि उसको हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो दो सक्सेसिव कॉलिजन हो रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, जो मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर कॉलिजन। क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर कॉलिजन, है ना। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टक्कर हो रही है कांस्टेंट स्पीड पर, उसको हम मॉलिक्यूलर कॉलिजन नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्म आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो रॉकेट बनेंगे, वो और तेजी से चलेंगे। तेजी से चलेंगे तो संभव सी सीधी सी बात है उनके बीच में कॉलिजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब दो टक्कर हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है, कॉलिजन हो रहा है, तो टक्कर के पहले एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल तक जाना होगा। तो वो जाने के लिए जो पाथ पकड़ता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो वो टक्कर के लिए जो पाथ पकड़ता है वो कौन सी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री पाथ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्री पाथ। अब एक बार टक्कर हो गई, तो जैसे ही टक्कर होगी तो सीधी सी बात है अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। फिर डायरेक्शन चेंज करके दूसरे से टकराएगा। तो जब वो डायरेक्शन चेंज करके दूसरे से टकरा रहा है तो वहां तक वो सीधा गया होगा, फिर एक फ्री पाथ बना होगा, फिर टक्कर की होगी, फिर वापस से डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस तरह से लगातार बहुत सारे फ्री पाथ्स बन जाते हैं और फिर हम फाइनली देखते हैं तो जिगजैग जो पाथ है वो बनता जाता है। एक फ्री पाथ, दो फ्री पाथ, तीन फ्री पाथ, चार फ्री पाथ। तो ऐसे बहुत सारे पाथ बन जाते हैं जो कि जिगजैग रहते हैं। जो पहले स्ट्रेट थे
अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो स्ट्रेट नहीं रह जाते। तो ये जितने भी फ्री पाथ्स हैं इनको अगर मैं एवरेज निकाल दूं, ये जितने भी टक्कर के दौरान, लगातार टक्करों के दौरान जो फ्री पाथ बने उनका मैं एवरेज निकाल दूं, तो उस एवरेज को हम क्या नाम देते हैं? मीन फ्री पाथ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मीन फ्री पाथ। ये हमें क्या बताता है? एवरेज डिस्टेंस जो ट्रेवल की मॉलिक्यूल ने दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल ने निकाली है उसको हम क्या नाम देते हैं? मीन फ्री पाथ। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। जैसे यहां इस डायग्राम में दिखाए, ये मॉलिक्यूल यहां से चला, पहले इसने एक फ्री पाथ निकाला, तो मान लो ये फ्री पाथ है S1, फिर ये फ्री पाथ निकाला S2, फिर ये फ्री पाथ निकाला, ये हो गया S3, है ना, और फिर यहां से कोई फ्री पाथ निकाला होगा ऐसे S4। तो ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ बन गए। तो लैम्डा क्या हो गया? इन सभी फ्री पाथ का क्या हो गया? एवरेज हो गया। तो इनका सबका हमने सम कर दिया अपॉन जो कॉलिजन में पार्ट ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उनके हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मीन फ्री पाथ, यानी कि एवरेज ऑफ फ्री पाथ जो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में है उसको हमने क्या कहा? मीन फ्री पाथ का। फिर इसी तरह से एक टर्म यूज होता है मीन फ्री टाइम। तो मीन फ्री टाइम क्या होगा? जो दो सक्सेसिव कॉलिजन है उसके होने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? मीन फ्री टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां जो डिस्टेंस है वो कौन सी हो गई? मीन फ्री पाथ हो गई। तो इसको मैंने लिख दिया लैम्डा। और अब क्योंकि एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी एवरेज लेंगे, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? सी हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने किससे लिख दिया? सी से लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई मीन फ्री पाथ की और मीन फ्री टाइम की। फिर उसके बाद एक टर्म आता है स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसी शेप के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक स्पेयर होते हैं, और वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। और जब ये मोशन करते हैं तो वो लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जो कि हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं। अब कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से, क्योंकि आगे चल के हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जिस मॉलिक्यूल को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, होने को तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं पर सारे को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, हम किसी एक को कंसिडर करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल को जिसको हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, मान लो जैसे यहां पर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं बहुत सारे, उनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को हमने कंसिडरेशन में ले लिया, वो मॉलिक्यूल है ए। वो केवल मोशन में होगा, बाकी सारे के सारे किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। ऐसा माना जाता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जिस मॉलिक्यूल को आप कंसिडरेशन में ले रहे हो उसको आप मोशन में मान लो, बाकी सबको किस में मान लो? रेस्ट में। साथ ही साथ हम ये मान लेते हैं जो यहाँ सिग्मा है, एक डायमीटर को हमने नाम दे दिया सिग्मा। तो मॉलिक्यूल का जो डायमीटर, गैस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो है सिग्मा। मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? सिग्मा होगा, मॉलिक्यूलर डायमीटर। अब मैंने क्या किया यहां पर, जो सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूल है, जो जिसको हमने मोशन में कंसिडर किया था, उसका सेंटर हमने मान लिया कितना? ओ। तो उसका जो सेंटर है ओ ले लिया, और उसके सेंटर से सिग्मा रेडियस का, मतलब जो मॉलिक्यूलर डायमीटर था उसी की रेडियस का हमने एक स्फीयर बना दिया। इस स्फीयर को हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और हम ये मान के चलते हैं कि जो इस स्फीयर के अंदर जिसका भी सेंटर आ गया, जिस भी मॉलिक्यूल का सेंटर इस स्फीयर के अंदर आ गया, वो इस ए मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं जो ए मॉलिक्यूल जो मोशन में है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके लिए इसका सेंटर लिया ओ, और इसके सेंटर से सिग्मा रेडियस का हमने एक स्फीयर बना दिया। फिर हमने कहा कि ये स्फीयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल आ गया, जिसका सेंटर आ गया मॉलिक्यूल का, वो इसके साथ क्या करेगा? टक्कर करेगा। तो ये जो स्फीयर बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर हम एक वर्ड आएगा हमारे पास, कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। अब ये जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आगे बढ़ेगा, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जब आगे बढ़ेगा तो इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना, ये लगातार इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, तो जब इनको मैं मिलाऊंगा पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, तो यहां पर मेरे को क्या बनता दिख रहा है? एक सिलेंडर बनता दिख रहा है। और जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है हमने कितनी ली हुई है? सिग्मा। तो स्फीयर की रेडियस हमने ली हुई है सिग्मा, इसका मतलब सिलेंडर की रेडियस भी कितनी हो जाएगी? सिग्मा हो जाएगी। सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी? सिग्मा। और इफेक्टिव एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो बाहर से देखोगे तो आपको सिलेंडर का क्या दिखाई देगा? सर्किल। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें कि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, तो क्रॉस सेक्शन अलोंग द डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हमें जो एरिया मिलेगा वो बाहर से देखेंगे तो स्फीयर दिखेगा, और स्फीयर का जो एरिया है वो स्फीयर क्या, सर्किल दिखेगा, सर्किल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और यहां पर रेडियस कितनी हो गई? सिग्मा, तो ये हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर। और इसको हम कहेंगे कॉलिजन क्रॉस सेक्शन।
क्या कहेंगे, कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। ये वो इफेक्टिव एरिया होगा जो कि हमें ये प्रोबेबिलिटी देगा जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायमीटर डी है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स यानी कि ए के साथ टक्कर करते हुए जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। मतलब जब सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सर्किल दिखेगा जब ये सिलेंडर बनेगा। अब हमें मेन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसका एक्सप्रेशन सबसे पहले किसने निकाला, क्लैसियस ने, तो इसलिए इसको क्लैसियस एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। यहां पर कुछ अजम्पशन लिए जाएंगे, तो हम अजम्पशन यही लेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिकल हैं, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर है, सबका डायमीटर सिग्मा है। और फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया जो कि हमने शुरू में बात की थी, जिस मॉलिक्यूल को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं केवल वो मोशन में, बाकी सारे के सारे किसमें, रेस्ट में। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन गया जिसका जो रेडियस है वो सिग्मा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। और जब ये आगे चलेगा तो एक सिलेंडर बना देगा। अब क्योंकि एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मान लेते हैं सी एवरेज वेलोसिटी के साथ ये डिस्टेंस निकाल रहा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसको बीच में मिल रहे हैं जिससे टकरा रहा है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितने, एन है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और सी जो है वो क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। सी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास वो सिलेंडर बन गया। और सामने से देखोगे तो ये सिलेंडर का क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिखेगा, तो पाई सिग्मा स्क्वायर हो गया। अब हमें सिलेंडर का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है सॉरी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, इसका जो एरिया बनेगा वो, और इसकी लेंथ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हम 1 सेकेंड में निकालेंगे लेंथ। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। वो किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी मैंने ले ली सी, और जो टाइम है वो 1 सेकेंड ले लेता हूं मैं। कितना ले लेता हूं, 1 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी। तो अब 1 सेकेंड में सारा काम कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में जो मॉलिक्यूल है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। तो उसमें हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिलेंडर के निकाल लेंगे। तो एन जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। जो हमारे पास एन है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे को इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बदलना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो यानी कि एन को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एन को मल्टीप्लाई करना है सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी डिस्टेंस या लेंथ। तो लेंथ हमने सी निकाल ली, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो गया पाई सिग्मा स्क्वायर सी एन। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर आ गया, यानी कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स आ गए 1 सेकंड के अंदर जो हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ कॉलिजन मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। टाइम जो होगा वो होगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो ये दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो गई, सी, और टाइम हमारे पास ये हो गया। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की जो डिस्टेंस हो गई उसको हमने लिखा लैम्बडा से, जिसको हम कह रहे हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ हो गया 1 अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर एन। तो ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हम कहते हैं क्लैसियस एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। पर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हमने इसमें ये माना है कि केवल और केवल जिस मॉलिक्यूल को आप कंसीडर कर रहे हो वो मोशन में, बाकी सारे रेस्ट में, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को किसने पकड़ा, मैक्सवेल ने पकड़ा। मैक्सवेल ने कहा भाई तुम जो ये फॉर्मूला निकाल रहे हो ये कब निकाल रहे हो, जब एक मॉलिक्यूल मोशन में बाकी सारे रेस्ट में, जबकि ऐसा नहीं है, सारे के सारे किस में होंगे, मोशन में होंगे। तो उसने इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस किए। फॉर्मूला में चेंजेस क्या किए उसने, जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है उसकी थ्योरी यहां पर अप्लाई की, और उसकी थ्योरी अप्लाई करने के बाद यहां पर एक फैक्टर आ गया √2, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास मीन फ्री पाथ का नया फॉर्मूला आ गया जो कि सही वैल्यू हमें देता है। कॉलिजन की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्बडा, क्योंकि सी एफ वेलोसिटी बराबर होता है एफ लैम्बडा। तो एफ बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्बडा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। सी जो होगा वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगा, एवरेज। अब इसके ऊपर जो मीन फ्री पाथ के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है 1 मोल के लिए पीवी बराबर आरटी। ये किसके लिए, 1 मोल के लिए है।
तो यदि इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए दोनों साइड से, ये एवोगाड्रो नंबर है, इसको आप ए लिख सकते हो, तो यहां हो जाएगा पीवी अपॉन एन ए और ये हो जाएगा आर टी अपॉन एन ए। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन अपॉन वी है। अच्छा, यहां पर जो बात चल रही है वो 1 मोल के लिए चल रही है, तो n बराबर होता है n अपॉन एन ए, और n की वैल्यू आपने ले ली स्मॉल n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ मोल, ये मोल नंबर है, तो इसकी वैल्यू आपने 1 ले ली, तो यहां से n बराबर हो गया Na। तो एवोगाड्रो नंबर को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? n के बराबर लिख सकते हैं, तो n के बराबर लिख दिया। तो यहां से n बराबर हो गया n अपॉन एन वी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो v अपॉन n है इसको मैं लिख दूंगा, यहां पर क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा ऐसे p अपॉन n, और ये हो जाएगा आर टी अपॉन एन। अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट हमारे पास होता है k, जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ये किसके बराबर होता है? r अपॉन n। तो ये वैल्यू हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास बनेगा p इक्वल्स टू एन के टी या n इक्वल्स टू p अपॉन के टी, और ये n की वैल्यू जो हमारे पास मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है तो उसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहां ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लैम्बडा इक्वल्स टू के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी। यहां से हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और जो प्रेशर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यही हमें पूछा जाता है कि टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करेगा और प्रेशर के साथ कैसे रिलेट करेगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन आपको कैसे निकालना है, किस चीज का क्या मतलब है, कैसे मीन फ्री पाथ किसी जो फैक्टर है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।